नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जैसे कि कल मैंने वीडियो में बोला था कि कुछ एक स्पेशल करना चाहूँगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के लिए। हालांकि मेरे से पहले बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे मेरे जो एक बड़े भाई समान जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स जो ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके सामने अपनी कोई वो कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। वो तो खैर बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर है और मुझे बहुत कम अनुभव है। पढ़ने का तो खूब सारा है बट पढ़ाने का बहुत कम अनुभव है। तो उसी अनुभव से थोड़ा सा मैं निकाल के कुछ एक चीज़ें, या यूँ कहें कि मेरे जो पुराने नोट्स वगैरह हैं विशेषकर पॉलिटिकल साइंस के, तो वो चीज़ें क्योंकि पिछली भर्ती में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने ये मुझसे बोला था कि सर आप वो नोट्स हमें उपलब्ध कराओ, तो मैंने सोचा क्यों ना उन नोट्स को एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। तो उन नोट्स को जो कि मैंने बनाए थे आरबीएससी की, एनसीईआरटी की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उससे, और उसके अलावा जो अपने काफ़ी फेमस विद्वान लेखक हैं जैसे फड़िया साहब हैं, ओपी गाबा जी हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें सुभाष कश्यप जी हैं, तो ऐसे काफ़ी जाने माने जो विद्वान हैं जिनकी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनमें से मैंने जो बिंदु निकाल के नोट्स बनाए थे अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, तो वही नोट्स जो है मैं डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके, यानी कि स्वयं मोबाइल पे या पीसी पे टाइप करके आपके सामने उपलब्ध करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा इसमें रेगुलरिटी मेरी कम रहे किसी कारणवश, तो उसके लिए मुझे क्षमा आप कीजिएगा। तो इसमें मैंने सोचा डीपली राजनीति विज्ञान की तरफ न जाएं फिलहाल, उससे पहले कॉमन जो सभी के लिए काम आए, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो है वो राजनीति विज्ञान से नहीं है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है वो अन्य सब्जेक्ट्स के हैं। तो कुछ एक ऐसा यूनिवर्सल मैं उपलब्ध करवा सकूं अपनी ओर से जो सभी अभ्यर्थियों के काम आ सके। तो उसके लिए थर्ड पेपर है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का, ये जो कि 2022 में ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, कुछ एक जो है चेंजेस उसमें होने वाले हैं। तो उसमें देखिए राजनीति विज्ञान वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, मतलब कि राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम राजस्थान का। तो देखिए उसमें क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से लगा के अंत में राजस्थान संपर्क पोर्टल वगैरह जो है, आरपीएससी वगैरह सब इसमें आते हैं, हाई कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें। तो इन सभी जो चैप्टर्स के पीडीएफ्स होंगे वो मैं आपको ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से अवेलेबल कराऊंगा, और उसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें समझेंगे भी। और दो वीडियो लाऊंगा एक चैप्टर के, ऐसा मेरा विचार है। एक में पूरे नोट्स होंगे और थोड़े से शॉर्ट, थोड़े से डीप ऐसे मैं रखूँगा। बिल्कुल शॉर्ट नहीं रखूँगा और बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप रखा तो फिर आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखा तो आप समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। और अगला जो वीडियो होगा, जैसे मैंने कहा दो वीडियो लाऊंगा, उसमें रहेंगे इसके क्वेश्चंस, चाहे वो जो है पिछले कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में आए हों, फर्स्ट ग्रेड में आए हो, सेकंड ग्रेड में आए हो। रीड का भी मैं देखूंगा ज़रूर कि उसमें आए, वो भी मैं इसमें ऐड करूं। हालांकि उसमें बहुत कम, क्योंकि ये डीप पूछते हैं फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर में, और रीड में इतना डीप नहीं जाते। और फिर जो अपने नेट जेआरएफ है, एनडीए जो कराता है, उसमें अगर आए हैं तो वो भी मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे गवर्नर यानी कि राज्यपाल से। और मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, आरबीएससी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे फैक्ट्स निकाले, और जैसे मैंने कहा टेक्स्ट बुक, जैसे मैंने फड़िया साहब को बताया, गाबा साहब का बताया, पुखराज जी जो हैं उनका जैसे मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अगर जैसे हमारा संविधान नाम करके एक बुक आती है अपने सुभाष कश्यप साहब की, तो ऐसी जो बुक्स हैं उन सभी का मिला के एक मैंने आपको ये जो है वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश की है। अगर इसमें भी मेरी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी भर्ती आने में मिनिममली आप मान लो कि एक महीना शेष है, हालांकि इस महीने के अंत तक विज्ञप्ति आ सकती है। तो थोड़ा सा हम पहले से अगर स्टार्ट करेंगे तो विज्ञप्ति आने तक ये चीज़ें अपनी क्लियर हो सकती हैं। और मैं जो है ऑलमोस्ट 2 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं, चाहे मेरे एक्सपीरियंस से हो, चाहे किसी न्यूज़पेपर से हो, चाहे किसी मैगजीन से निकाल के हो, चाहे किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से हो, वो मैं लेकर आया हूँ। और हर बार आपका जो है प्यार, मान सम्मान उस वीडियो को बहुत मिला। तो एक मेरा नैतिक कर्तव्य बनता आप सभी के प्रति कि मैं कुछ ऑथेंटिक लेकर आऊँ इस संबंध में, नोट्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें। तो वही जो है आज मैं लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नर से यानी कि राज्यपाल से शुरू करेंगे। तो बढ़ते हैं उस पीडीएफ की ओर, समझते हुए चलेंगे, और आप कहोगे तो मैं उसका जो है पीडीएफ का लिंक भी आपको अवेलेबल करा दूंगा जल्द ही।
तो दोस्तों ये है वो पीडीएफ जिसको मैंने डिजिटली कन्वर्ट किया है, यानी कि सारी चीज़ें लिखी है अपने हाथ से। एक एक चीज़ अगर हम टाइप करने जाते हैं फ़ोन से तो पूरा एक दिन लगता है, वही हुआ भी मेरे साथ। तो सुबह से मेरी कोशिश थी कि ये मैं अच्छे से सारा सब कुछ टाइप करूं, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ भी अवेलेबल, बट उसमें दिक्कत ये थी कि वो आप शायद अच्छे से नहीं समझ पाए। डिजिटली चीज़ें रहती है तो हर किसी को, अगर ये पीडीएफ किसी ऐसे अभ्यर्थी के पास भी पहुंचेगा जिसने वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी समझ आएगा, क्योंकि डिजिटल जो चीज़ें होती है वो आसानी से थोड़ी समझ आ जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये जो राज्यपाल के पद का उल्लेख है ये कहाँ है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 में जो है राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है, और कार्यपालिका का एक भाग जो है वो राज्यपाल भी होता है। और देखिए एक चीज़ इसमें आप समझिए, जैसे ओरिजिनली हम केंद्र सरकार की तरफ जाएंगे तो उसमें राष्ट्रपति को कई सारे नए बच्चे होते हैं, वो कार्यपालिका का भाग नहीं मानते, लेकिन राष्ट्रपति भी होता है। वो संवैधानिक प्रधान होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक वैसे यहाँ संवैधानिक प्रधान जो है वो है राज्यपाल, और वास्तविक प्रधान जो है वो है मुख्यमंत्री। अब राज्य की कार्यपालिका अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्य के जो महाधिवक्ता है यानी कि जो एडवोकेट जनरल है वो भी इसमें शामिल होते हैं राज्य की कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका बहुत लंबी चौड़ी। एक इसमें छोटा सा प्रश्न ये रहता है कई बार कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? बहुत आसान सी बात है कि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री वगैरह। लेकिन जो मंत्रिमंडल होती है उसमें केवल और केवल कैबिनेट प्रकार के मंत्री होते हैं, जो मेन टॉप मंत्री होते हैं। जैसे अगर हम केंद्र सरकार की ओर देखें तो प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री हो गए, अपने रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, कुछ समय पहले तक रेल मंत्री। तो ये जो टॉप 5, 10 या 15 जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब किस में गिने जाते हैं? कैबिनेट में। और कैबिनेट जो है क्या कहलाती है? मंत्रिमंडल कहलाती है। अगला बिंदु देखिए, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल वैधानिक प्रधान होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान। जैसे मैंने भी बताया, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, और 5 वर्ष हेतु इसकी नियुक्ति होती है। और अभी आप सोच भी रहे होगे सर ये बहुत कॉमन फैक्ट है। जी हाँ, कॉमन से ही शुरुआत करते हैं हमेशा। डिफिकल्ट से शुरुआत करेंगे तो फिर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो उससे पहले भी हटा सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, क्योंकि उनके पश्चात पर्यंत ही जो है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते हैं। और देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं, देखिए एक होती संविधान में लिखी हुई बातें और एक होती परंपराएं। तो जो परंपराएं होती हैं वो समय के साथ बनती चली जाती है, उसका कोई लिखित प्रारूप नहीं होता। जैसे उदाहरण से अगर हम समझें तो जैसे अपने मारवाड़ में जो होती हैं पत्नियां, वो घूंघट निकालती है। अब किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ कि घूंघट निकालना जरूरी है, लेकिन वो निकालती हैं क्योंकि वो क्या हो गई? एक परंपरा हो गई। अब देखिए, परंपराएं क्या है कि राज्यपाल की जिस राज्य में नियुक्ति हो रही है वो वहाँ का निवासी नहीं हो, ऐसी परंपरा विकसित हुई। हालांकि इस परंपरा को कई बार भंग भी किया गया है। नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके सहमति प्राप्त करे, और उस सहमति के पश्चात ही जो है नियुक्ति हो। ऐसे अलग अलग जो आयोग बने उन्होंने सलाह दी, उसके बाद ही जो है ये परंपरा विकसित हुई है। फिर देखिए, पद और योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। देखिए, संसद और विधानमंडल, संसद जिसके लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, लेकिन मोस्टली एक ही होता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो ये ध्यान रखिएगा। और इनका सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब वो एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, और लाभ का पद कहीं धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वेतन और भत्ते, तो आरबीएससी की जो ऑथेंटिक बुक थी जो मैंने उस टाइम पढ़ी थी उसमें तो 1.5 लाख के समथिंग या 1,10,000 आई थिंक लिखा हुआ था, लेकिन अब लेटेस्ट जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपए है। तो ये इसमें अपडेटेड नॉलेज है। देखिए आगे, अब अलग अलग कथन, ये कथन मैं यहाँ पर क्यों लिख के लेकर आया हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी अभी इंटरव्यू के लिए कट ऑफ आ चुकी है। अब देखिए, उसकी कट ऑफ इतनी लो जाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था, वो था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, बहुत हाई डिफ़िकल्टी लेवल था। और उसमें जो है अधिकतर परिभाषाएं ही पूछी गई थी कि ये पंक्ति किसने कही है, ये विचार किसके हैं, या फिर ये जो है बात किस विद्वान ने कही है, ऐसे। तो इसीलिए जो है मैं ये लेकर आया हूँ, जिसमें देखिए दुर्गादास बसु क्या कह रहे हैं, थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। तो लगभग सिमिलर है, ये कह रहे हैं कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन जो अधिकार नहीं है राज्यपाल को, बाकी सारे वही है जो राष्ट्रपति को है।
पद्मजा नायडू क्या बोल रही हैं कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। अगले विद्वान जो हैं अपने पट्टाभी सीतारमैया, वो पहले राज्यपाल रह चुके, वो क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन और दावत देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब श्री प्रकाश क्या कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि संवैधानिक राज्यपाल के रूप में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई कार्य नहीं है। देखिए वो बता रहे हैं कि भाई राज्यपाल के पास कितना कम काम होता है। अब देखिए अगले जो विद्वान हैं वो क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर इकबाल नारायण, कि संवैधानिक क्षमता के न्यायिक दृष्टिकोण से ही राज्यपाल की भूमिका पर विचार करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता यह है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रामाणिकता पर पड़े उनके व्यवहार और कार्यों के व्यापक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए। तो इकबाल जी ये कह रहे हैं कि केवल संवैधानिक आधारों पर ही राज्यपाल का जो पद है उसकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। उनकी जो व्याख्या करनी है वो राजनीतिक व्यवस्था की प्रामाणिकता, यानी कि जो व्यवस्था का मैनेजमेंट वो देखते हैं वो किस बेसिस पे है, उनमें उनके क्या व्यवहार और कार्य हैं, उस बेसिस पर इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब देखिए राज्यपाल की अलग अलग शक्तियां होती है, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। वैसे सबसे पहले होती है कार्यपालिका शक्तियां। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति, किसके परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से। महाधिवक्ता, आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देना, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, किसकी सलाह से, राज्यपाल की सलाह से। राज्य सरकार के कार्यों हेतु नियम निर्माण करवाना, मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन करना, भाई कौन सा मंत्री क्या काम करेगा, या यूं कहीं विभागों का आवंटन भी इसमें हो सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो त्याग पत्र है वो स्वीकार करना, यानी कि ओरिजिनली उनको सेलेक्ट भी यही करते हैं, तो उनके जो इस्तीफे हैं वो भी राज्यपाल ही लेते हैं। अगला बिंदु क्या है, देखिए राज्य सूची के विषयों पर अधिकार प्रयोग, समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की अनुमति से। मतलब जो राज्य की सूची है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची, तो इसमें से जो राज्य सूची है, इस राज्य सूची के जो भी अंदर अलग अलग जो अधिकार लिखे होंगे, अलग अलग जो इसमें नियम लिखे होंगे, वो सारे विषय जो हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, उनके ऊपर कोई भी अधिकार बनाना है, कोई भी एक तरीके से आयु का कोई भी नियम का निर्माण करना है, तो वो किसका अधिकार होगा, वो राज्यपाल का होगा। समवर्ती सूची के बारे में है तो राष्ट्रपति की अनुमति से वो उसमें भी जो है कानून बना सकते हैं। अब देखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या है, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना। देखिए व्यवस्थापिका क्या है, व्यवस्थापिका केंद्र स्तर पे होती है संसद, और यहाँ होती है विधानमंडल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। तो उसका अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना, निम्न सदन को यानी कि विधानसभा को भंग करना। तो अधिवेशन बुलाना यानी कि आरंभ करना, सत्रावसान करना यानी कि समाप्ति की ओर बढ़ना। अब देखिए इसमें सत्रारंभ होता है जिसमें सत्र शुरू करना, सत्रावसान करना यानी कि सत्र समाप्त करना। अब देखिए विधानसभा को भंग कब करते हैं, जब जो मंत्रिमंडल है, जो मुख्यमंत्री है, वो अपना बहुमत खो देते हैं, तभी इसको भंग किया जाता है। या फिर संवैधानिक जो स्थिति है वो सही से नहीं चल रही होती है, तो 356 के अंतर्गत भी भंग किया जा सकता है। हालांकि उसमें उच्च न्यायालय के पास पावर ये है कि वो वापस इसको यथावत भी कर सकते हैं। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक जो होती है उसको संबोधित करना, जो लेटेस्ट नए नए एमएलए वगैरह चुन के आते हैं उनको। विधेयकों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना, यानी कि जो कच्चे कानून है वो विधेयक है उनको स्वीकृत या अस्वीकृत करना, और पुनर्विचार हेतु लौटाना, कोई फिर से विचार करके आप आने दीजिए, और फिर से विचार करके जब आते हैं तो फिर स्वीकृति देनी होती है, लेकिन कितने समय में ये निश्चित नहीं है। अब देखिए विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जी इस बारे में जो कहेंगे वो आपको बताएंगे। विधानमंडल अधिवेशन न होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, मतलब ये अध्यादेश बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे मुख्यमंत्री और उनकी जो मंत्रिमंडल है, या यूँ कहें पूरी जो विधानसभा है मिलकर ये कानून बनाती है, तो वो कानून कैसे पावरफुल होता है, वैसे का वैसे राज्यपाल के द्वारा बनाया गया कानून पावरफुल होगा। लेकिन विधानमंडल बैठक से अगले 6 सप्ताह तक जो है ये लागू रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। उससे पहले भी विधान मंडल या यूँ के विधानसभा चाहे तो इसे जो है समाप्त कर सकती है। और विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो होते हैं वो कला शिक्षा वगैरह के क्षेत्र से, तो उनको भी जो है मनोनीत कौन करते हैं, राज्यपाल जी ही करते हैं। देखिए फिर वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक हेतु स्वीकृति देना, व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुति, अनुदान की मांग सुनना, यानी कि जो पैसे के संबंध में मांग है वो, राज्य की आकस्मिक निधि का अधिकारी। तो संचित निधि जैसे अपर लेवल पे राष्ट्रपति जी के पास रहती है, वैसे यहाँ पर आकस्मिक जो निधि है वो आकस्मिक निधि वो रहती है राज्यपाल जी के पास। अब देखिए फिर न्यायिक शक्तियाँ
केंद्र स्तर पे जैसे इन निधियों की अगर बात करें, जो आकस्मिक निधियां होती हैं, जो संचित निधियां होती है, तो वैसे तो इनका जो डायरेक्टली जो कंट्रोल रहता है वो तो संसद के पास रहता है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति जी के जो वेतन वगैरह हैं, या जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो वेतन वगैरह हैं, लोकसभा अध्यक्ष के जो वेतन हैं, वो सारे उसी से जो है अपने जो है भारित किए जाते हैं। तो इससे एक तरीके से देखें, संसद कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन कोई एक व्यक्ति जो इन सभी का प्रतिनिधित्व कर सके तो वो राष्ट्रपति होता है। हालांकि ओरिजिनली जब लिखा जाता है कि इन निधियों पर किसका जो है कंट्रोल होता है, तो वो संसद लिखा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये सारी चीज़ें चलाते हैं। अब देखिए न्यायिक शक्तियाँ, तो अनुच्छेद 161 अपराधी के दंड को जो है कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और समाधान कर सकते हैं। कम करना मतलब किसी को 10 साल की सजा है तो 5 साल की कर सकते हैं। स्थगित कि भाई इसका दंड अभी रुक जाओ, आप बाद में दे देना। और समाधान यानी कि बिल्कुल छोड़ दो, इसको घर जाने दो। तो ये सारे निर्णय ले सकते हैं जैसे राष्ट्रपति जी लेते हैं वैसे ही। और आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन और महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन जो आय व्यय का है, बजट का, तो वो सब प्राप्त करके विधानमंडल के समक्ष रखना, भाई क्या खर्चा, क्या लेखा जोखा, वो सारी चीज़ें। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति को सूचना भी दे सकते हैं कि आप इस सरकार को भंग कर दीजिए। तो ये सारी न्यायिक शक्तियाँ। अब देखिए अन्य शक्तियाँ जो इन्हें विविध शक्तियाँ भी बोलते हैं या फिर विवेक के आधार पर शक्तियाँ भी कहते हैं। देखिए क्या है कि राज्यपाल को प्राप्त स्व विवेकी शक्तियाँ संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार हैं, संविधान के अनुसार नहीं। तो ये संविधान में ज़्यादा लिखित नहीं है। अतः प्रमुख स्व विवेकी शक्तियाँ जो है वो क्या है, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, मंत्री परिषद को पदच्युत करना। अब विशेष परिस्थितियां कैसी, जब जो कोई मुख्यमंत्री है उसको बहुमत नहीं मिला हो किसी कारणवश, जैसे भाई 200 सीटें हैं तो 101 नहीं मिल रही, तो ये विशेष परिस्थिति हो गई। या फिर किसी मुख्यमंत्री का कोई आकस्मिक निधन हो गया है तो फिर उसकी जगह नया किसको चुना जाए। तो इसमें सब राज्यपाल जो है अपने दिमाग से काम लेते हैं, विवेक समझदारी से काम लेते हैं। और मंत्रिपरिषद को पदच्युत करना यानी कि अगर उनके पास बहुमत नहीं है तो फिर पदच्युत करना है। संविधान के अनुसार नहीं चल रहे तो भी पदच्युत किया जा सकता है। फिर देखिए विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रावसान करना, तो ये मैंने अभी आपको बताया। विधानसभा का विघटन, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति से अवगत कराना। राष्ट्रपति जी पूछ लें कि राज्यपाल जी कैसे चल रहा है राज्य में, तो बता सकते हैं। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना, संरक्षित करना, विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, जैसे अभी हमने पढ़ा। और अध्यादेश की प्रस्तुति से पहले राष्ट्रपति से अनुदेश, यानी कि किसी कानून को लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन भी मांग सकते हैं कि साहब इसको लाएं कि नहीं लाएं। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहता है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब महत्वपूर्ण में मैंने थोड़ा सा इसमें डीप जाने की कोशिश करी, और वैसे तो राज्यपाल के जो है वो लिमिटेड ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कुछ और अनुच्छेदों को भी मैंने इसमें ऐड किया है जो राज्यपाल से डायरेक्टली तो संबंधित नहीं है, बट उसमें राज्यपाल जी का कहीं न कहीं योगदान रहता है। तो सबसे पहला अनुच्छेद 153, जिसके अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जहाँ 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। फिर अनुच्छेद 154 में देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और फिर अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षीय होगा या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी कहें। फिर अनुच्छेद 157 और 58 देखिए, तो राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताएं जो भी मैंने बताई, भारत का नागरिक 35+। और अनुच्छेद 158, तो राज्यपाल संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, अगर है तो उस जगह को खाली माना जाएगा जिस दिन वो राज्यपाल का जो शपथ है वो लेगा, ओथ लेगा तब। अनुच्छेद 159 की बात करें तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे, ये शपथ वाला आप क्लियर कर लीजिए। फिर अनुच्छेद 161, अपराधी को क्षमा प्रदान करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। 163 में स्वविवेकी शक्तियाँ, तो वो अपने समझदारी से काम ले सकते हैं, जैसे अभी मुख्यमंत्री वाला मैंने आपको बताया। फिर अनुच्छेद 164 में देखें तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता, सबसे बड़े वकील जो है राज्य के, उनकी नियुक्ति। फिर अनुच्छेद 166 में तो राज्य के समस्त कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कोई चोरी भी करेगा तो कहेगा कि राज्यपाल जी ने करी, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन जो सरकारी कार्य हैं वो औपचारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली उनकी ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन असल में कर तो मुख्यमंत्री जी रहे हैं, लेकिन कहा ऐसे जाता है कि राज्यपाल जी के आदेशों से किए जा रहे हैं। अनुच्छेद 167 में देखें, क्योंकि राज्यपाल जी चुनते हैं उनको।
तो 167 क में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी बात पे प्रश्न कर सकते हैं, अशोक जी कैसे क्या कर रहे हो। और अनुच्छेद 167 ग की बात करें तो कोई विषय जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो किंतु मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, राज्यपाल अपने विचारार्थ मंगवा सकता है। तो किसी ने निर्णय ले लिया कि हाँ कल हम ये कानून लाएंगे, लेकिन उस पर राज्यपाल जी कहेंगे नहीं नहीं आप बाद में प्रस्तुत करना, पहले मुझे बताओ, तो वो भी राज्यपाल जी डिमांड कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 171 ड के द्वारा हम देखें तो राज्य विधान परिषद के 1/6 भाग का जो मनोनयन है वो भी ये करते हैं। अनुच्छेद 174 में देखें तो विधानसभा के सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना, यानी कि सत्र आमंत्रित करना, सत्र को समाप्त करना, ये जो है राज्यपाल जी पावर रखते हैं अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। फिर देखिए अनुच्छेद 175 में तो विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयक पर संदेश भेजना कि हाँ ये विचाराधीन है, अभी इसमें कुछ निर्णय परमानेंट लिया नहीं है। फिर अनुच्छेद 176 में आम चुनाव के पश्चात प्रथम सदन को संबोधित करना, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो उसके लिए ये अनुच्छेद 176 राज्यपाल जी प्रयोग करते हैं, जो सदन है उसको संबोधित करने के लिए। नई नई जब विधानसभा लगती है, सभी फ्रेश एमएलए आए होते हैं, उस टाइम की बात है ये। फिर अनुच्छेद 192 बी, तो उसमें देखिए विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श कर सकते हैं। भाई कोई एमएलए जो है वो सही योग्यता उसकी नहीं है, तो उस संबंध में वो जो है निर्वाचन आयोग से बात कर सकते हैं और उसकी राय ले सकते हैं, उसके बेसिस पे उसकी अयोग्यता का निर्णय ले सकते हैं। अनुच्छेद 200 सबसे महत्वपूर्ण देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना। तो कई बार ये थोड़ा सा डीप अगर जाए तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 202 देखें तो बजट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाना, जो है आपको पता है मंत्रिमंडल जो सबसे हेड होती है अपने विधानमंडल या यूँ कहें विधानसभा के अंतर्गत, तो उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है बजट। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 202 के अंतर्गत। फिर 213 देखिए तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कब तक लागू रहेगा अभी हमने जाना ही था। फिर अनुच्छेद 217 राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से परामर्श, तो राज्यपाल जो है बात कर सकते हैं किससे? राष्ट्रपति जी बात कर सकते हैं राज्यपाल से, किस संबंध में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में। फिर 233 देखिए तो उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल कि किसको चुने वहाँ पर अपने जिलों में न्यायाधीश। अनुच्छेद 234 अगर देखोगे तो देखिए न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति इसके अंतर्गत होती है। 243 झ के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। 243 ट के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। 316 के अंतर्गत आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आरपीएससी का भी एक चैप्टर है, तो उसमें हम और डीपली पढ़ ही लेंगे कि भाई अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? अनुच्छेद 316 के अंतर्गत। फिर 356 देखिए तो राज्य में संवैधानिक आपातकाल हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है 52 तो वो बाहरी जो युद्ध कालीन परिस्थितियां बनती है या यूं कहे जो बाहरी आक्रमण वगैरह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह, उसमें 352, 356 ये राज्यों के संबंध में और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल के संबंध में होता है। 361 देखें तो उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार। उन्मुक्तियां यानी कि छूट उनको जो मिलती है, भाई उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं कराया जा सकता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उनको जो है कैदी नहीं बनाया जा सकता, ये सारी चीज़ें। और जिसके आधार पर राज्यपाल अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के नाम पर राज तो कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कोई भी काम करेंगे और वो काम गलत हो गया तो उसके लिए राज्यपाल जी को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो जो है किसी न्यायालय के प्रति अपने इन कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वो आधिकारिक रूप से वो स्वयं वो कार्य नहीं करते। कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय में राज्यपाल पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये भी छूट है। पद पर रहने के दौरान जो कारावास या गिरफ्तारी जो है उनकी नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत कार्यों हेतु भी 2 महीने पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कोई गुनाह किया है, कोई गलती करी है, तो उसके लिए भी 2 महीने पहले बोलना पड़ेगा कि साहब ये गलती है, थोड़ा आप इसमें जो है आकर सुधार कीजिए। अब देखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, और उनसे पहले थे राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख, क्योंकि जब एकीकरण हुआ था तब जो है राज प्रमुख का पद बना और उसके बाद जो है अपने राज्यपाल का पद जो है गठित किया गया था। अब देखिए इसमें एक फैक्ट ये है कि सबसे पहले 30 मार्च 1949 को जयपुर के जो भूतपूर्व महाराजा थे स्वामी मान सिंह, उन्हें जो है राज प्रमुख बनाया गया।
अब राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को जो है राज्य का टोटल पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद राज प्रमुख के स्थान पर जो है राज्यपाल का पद बनाया गया था। तो इसीलिए राज्यपाल जो है बाद में आते हैं, पहले राज प्रमुख आते हैं। अब इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का पद बाद में है। उससे पहले जो वो एक अंग्रेज थे उनका जो वो पद था, तो उसके पीछे क्या रीज़न था, तो गवर्नर का पद था आई थिंक मेरे हिसाब से। तो उसके पीछे रीज़न यही था कि वो अपना देश जो गणतंत्र या यूँ कहे संवैधानिक जो व्यवस्था है वो बाद में लागू हुई थी, तो वो वहाँ पर वो रीज़न था। यहाँ रीज़न है ये एकीकरण वाला, या यूँ कहें जो पुनर्गठन जो है वो वाली चीज़ें इसमें है। जैसे आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जैसे जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब राष्ट्रपति का पद नहीं बना था। पहले वो जो है गवर्नर जनरल ऐसे नाम करके पद था वो बनाया गया था। और जो सबसे पहले माउंट बेटन जो थे उन्हें पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर अपने भारत के भी एक व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, तो उनको भी जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1948 से 50 लगभग ऑलमोस्ट 2 साल वो रहे थे, और 26 जनवरी 1950 तक रहे। और जैसे 26 जनवरी आई तो भारत का संविधान लागू हुआ, तो फिर राष्ट्रपति का पद जो है वो बना। तो मतलब राष्ट्रपति का पद लेट आया कि उसके लिए जो है वो संविधान चाहिए होता है। तो वैसा यहाँ पर जो है छोटा सा सिस्टम है। संविधान की कोई व्यवस्था नहीं है स्पेशली, बट हाँ एकीकरण वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट वैसे है। तो उस बेसिस पे आप ये जो है याद रख सकते हो। अब देखिए प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल तो जो थे वो जगत नारायण थे। अब जगत नारायण जो है वो अपने गुरुमुख निहाल सिंह के बाद संपूर्णानंद रहे, फिर हुकुम सिंह रहे। उसके बाद 5वें नंबर पर मतलब 4थे नंबर पर राज्यपालों में ये रहे थे। पहले कार्यवाहक थे, तो मतलब पहले कभी ये प्रश्न पूछे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो वो जगत नारायण थे। अब देखिए 2 बार राज्यपाल बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो सरदार हुकुम सिंह 1967 में बने और 1970 में भी वो बने थे। फिर प्रथम न्यायाधीश और कार्यवाहक राज्यपाल तो वेदपाल त्यागी। प्रथम अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल स्वरूप सिंह जो कि गुजरात के थे, अतिरिक्त प्रभार था राजस्थान का। राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ तो वो 4 हैं साहब, पहले दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, फिर SK सिंह और प्रभाव राम। तो ये, और एक और मैं फैक्ट बताऊं, 2003 के बाद तो ये डर सा हो गया था कि यहाँ पर राज्यपाल कोई कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पा रहा, लेकिन कल्याण सिंह जी ने ये कर दिखाया। पूरे 5 साल उन्होंने किए, और पिछले 52 साल के इतिहास में आई थिंक 50-55 साल का ऑलमोस्ट इतिहास में पहले ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो एक वो डर था वो निकाल दिया। पहली महिला राज्यपाल आपको पता है प्रतिभा पाटिल, जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बनी। और फिर लोकसभा अध्यक्ष जो कि राजस्थान के राज्यपाल बने वो बलीराम भगत। पिछले 5 दशकों में कार्यकाल पूर्ण करने वाले जैसे मैंने बताया कल्याण सिंह जी। वर्तमान की अगर बात करें तो कलराज मिश्र हैं 2019 से अब तक। प्रथम राज्यपाल जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा तो वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह, जो कि आई थिंक 1967, हाँ जी 1967 में थे। और उस टाइम जो है जब आपातकाल हटा अप्रैल में, तो उस टाइम थे सरदार हुकुम सिंह। और 1977 में विजयपाल त्यागी और रघुकुल तिलक के टाइम आपातकाल लगा। 1980 में रघुकुल तिलक के टाइम, और 1992-93 में चन्ना रेड्डी और बलीराम भगत के टाइम भी आपातकाल लगा। तो 4 ऐसे राज्यपाल रहे, टोटल तो 6, लेकिन ऐसे हम क्रम अनुसार देखें तो 4 ऐसे राज्यपाल रहे जिनके जो है समय में आपातकाल लगा। तो 4 बार लगा तो 4, और ओरिजिनली तो देखें तो क्योंकि लगा तब कोई और था, जब हटा तब कोई और, तो उस बेसिस पे। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका के संबंध में सुझाव दिए हैं अलग अलग जो प्रशासनिक जो समितियां बनी उन्होंने। तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में जो बना था, उन्होंने क्या बोला है कि सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन में लंबे अनुभव और दलीय भावनाओं से ऊपर उठ चुके व्यक्ति को राज्यपाल चुनना चाहिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पार्टी से बहुत जुड़ा हुआ है, पार्टीवाद करता है, दलगत राजनीति करता है, उसको नहीं चुनना चाहिए, ये लिखा है यहाँ पे। राज्यपाल को दोबारा नियुक्त नहीं करना चाहिए, एक ही बार बने। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले CM से परामर्श करना चाहिए ताकि उनकी अच्छे से सरकार चल पाए, बना के रखें वो। राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति को राष्ट्रपति और संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए कि स्वविवेक के संबंध में क्या आता क्या नहीं आता। यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि मंत्रिमंडल को विधानसभा का समर्थन प्राप्त नहीं है तो बहुमत सिद्ध करने तो मुख्यमंत्री से कहना चाहिए, ताकि जो है वो पता लगा सके कि वो 50% प्लस 1 है कि नहीं है। फिर देखिए राजमनार समिति जो कि 1970 में बनी, वो क्या बोल रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी राज्य सरकार से परामर्श करके होनी चाहिए। जैसे पहले बोला वही सेम बातें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को समान परिस्थितियों में समान निर्णय लेने हेतु निर्देश दिए जाएं कि भाई हाँ अच्छी परिस्थिति अभी चल रही है तो सरकार को भंग करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है राज्यपाल को केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही हटाया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना चाहिए, ये व्यवस्था जो है समाप्त कर देनी चाहिए। मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद
को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल उनकी एक तरीके से नियुक्ति आप कह सकते हो करते हैं, तो ये जो है वो गलत है। तो इस व्यवस्था को बदल देना चाहिए, राजमनार समिति कह रही है। अभी देखिए सरकारी आयोग जो है 1983 वो क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करते हुए राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री की अनौपचारिक सहमति आवश्यक होनी चाहिए। राज्यपाल प्रशासनिक साख वाला होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्यपाल केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का ही दावेदार हो, मतलब वो वापस से MP या MLA नहीं बने, ऐसा कहना है। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व राज्य को चेतावनी देनी चाहिए। राज्यपाल दूसरे राज्य का होना चाहिए और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य नहीं हो, ऐसा मानना है। किस समिति का मानना है ये? तो ये है सरकारी आयोग का। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं और ये न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वगैरह के लिए भी राज्यपाल तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य था वो इसको थोड़ा डीप ले जाने का, वो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के संबंध में था। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके क्वेश्चन के संबंध में मैं लेकर आऊँगा ताकि पता चले कि आप लोगों को कितना कुछ याद हुआ है, और फिर आप उसके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो आप बताना। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बाकी कोई भी अपडेट्स आएंगी तो पहुंचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।